हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे डिमांड सीरीज का सेकेंड लेक्चर रहेगा ये। हमने प्रीवियस वीडियो में डिमांड एनालिसिस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देखा था, जहाँ पे हमने डिमांड का मीनिंग समझा और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स को डिटेल्स में देखा। डिमांड एनालिसिस के दो और पार्ट्स हैं जो कवर करना रह गए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। सो मेक श्योर कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो आपको अच्छा लगे। कहीं बीच बीच में मैंने प्रीवियस वीडियो का भी रेफरेंस दिया है, तो आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड अगर समझना है तो उसके लिए पहले टाइप्स ऑफ डिमांड को समझना होगा। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो डिमांड है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, क्योंकि किसी भी सेलर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके प्रोडक्ट का डिमांड कितना है या किस प्राइस पे प्रोडक्ट कितना डिमांड होगा। So let's first understand the types of demand. Types of demand: direct demand, indirect या derived demand. अब direct demand मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूज करना है इसीलिए डिमांड किया जाता है तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट डिमांड। उसका एग्जांपल होगा लेट्स से फोन। एक फोन जब मैं परचेज करती हूँ तो वो सिर्फ फोन एज अ फोन मुझे यूज करना है इसीलिए परचेज किया, तो ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट डिमांड का। इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इनडायरेक्ट डिमांड स्टडी करना होगा। इनडायरेक्ट डिमांड के एग्जाम्पल के लिए होगा माउस। एक माउस हम क्यों परचेज करेंगे? माउस जनरली किसके साथ आएगा? एक लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ सेल किया जाता है। इसका मतलब एक माउस का जो डिमांड है वो कहां से इमर्ज होता है? डिमांड फॉर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। तो माउस का जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है या इनडायरेक्ट डिमांड है। माउस का जो डिमांड है डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स। और मोबाइल फोन का जो डिमांड है, लोगों को मोबाइल फोन यूज करने होते हैं इसीलिए वो मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं। लोगों को कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करना होता है इसीलिए वो माउस परचेज करते हैं। तो ये जो माउस का डिमांड हो गया वो डिराइव्ड डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड है। सो पहले वाले दो हो गए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री और ज्वाइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और ज्वाइंट डिमांड मतलब वो गुड्स जिनको साथ में कंज्यूम किया जाता है। एग्जाम्पल अ कार एंड पेट्रोल। सो अगर कार चलानी है तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, और अगर पेट्रोल किसी ने परचेज किया तो उसका यूज क्या करेंगे? उसको कार में डालना पड़ेगा। या फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पेन एंड इंक। अगर सिर्फ इंक परचेज किया तो फायदा नहीं है, पेन में डालकर ही यूज करेंगे, और अगर सिर्फ पेन परचेज किया इंक नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। सो इसका मतलब इंक एंड पेन, कार एंड पेट्रोल, इनके लिए जो डिमांड होता है वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। ये जो गुड्स है ये जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं, एक साथ डिमांड किए जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। जैसे एकदम ऑपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो डिमांड होता है वो साथ में डिमांड किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव डिमांड सब्स्टिट्यूट्स के लिए होता है, मतलब अगर एक के लिए डिमांड बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा, कम होगा। हमने एग्जाम्पल देखा था, अगर राइवल कंपनीज के कोल्ड ड्रिंक्स है टी कोला एंड पी कोला, तो अगर लोग पी कोला ज्यादा परचेज करेंगे इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं टी कोला का मार्केट नीचे आ रहा है, उसका डिमांड कम हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। सो कॉम्पिटिटिव डिमांड किन गुड्स के केसेस में होता है? जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में जो गुड्स है। नेक्स्ट कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड उन गुड्स के लिए होगा जो मल्टीपर्पज है, मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो कॉम्पोजिट डिमांड है। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। हमारे घरों में यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हैज अ कंपोजिट डिमांड। या फिर हम लोग इस तरह की वायर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वायर्स बहुत सारी चीजों में, चार्जर्स के लिए यूज हो सकता है, माइक्रोफोन के लिए आपने देखा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज होता है। सो ये जो गुड्स है जिनके एक से ज्यादा यूजेस होते हैं उनके लिए जो डिमांड होगा उसको हम कहेंगे कॉम्पोजिट डिमांड। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, साथ में देखते हैं।
तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है? अब हम ये एग्जाम्पल आगे वापस डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट पहले वीडियो में भी हमने रेफरेंस देखा कि लेट्स से कोई पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उसके हिसाब से मैं रिएक्ट करूंगी। एग्जाम्पल अगर कपड़ों के एग्जाम्पल्स ले लिए जाए, कपड़ों का डिमांड कपड़ों के प्राइसेस अगर बढ़ जा रहे हैं तो मैं कम कपड़े खरीद रही हूँ, कम रेडीमेड गारमेंट्स खरीद रही हूँ। अगर उनके प्राइसेस कम हो रहे हैं तो मैं ज्यादा शॉपिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर बात सिर्फ एक कंज्यूमर की हो रही है, सिर्फ मेरी हो रही है अगर बात, तो उस डिमांड को बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मैं अकेली कंज्यूमर तो नहीं हूं ना जो जाकर रेडीमेड गारमेंट्स परचेज कर रही हूँ या शॉपिंग कर रही हूँ। ऐसे मेरी तरह बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। तो जब सारे कंज्यूमर्स, जो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सब लोगों के इंडिविजुअल डिमांड्स को टोटल किया जाता है, तो जो डिमांड बनेगा उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कंज्यूमर या इंडिविजुअल यूनिट जो डिमांड करता है उसको कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। और जब सारे इंडिविजुअल्स मिलकर मार्केट के सारे कंज्यूमर्स के डिमांड को जब हम ऐड करते हैं तो जो मिलेगा वो होगा मार्केट डिमांड। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ डिमांड्स। अब हम आते हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड पर। लॉ ऑफ डिमांड को हमारा प्रोपाउंडर है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने ये पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमांड को बताया था। अब हर एक लॉ का एक स्टेटमेंट होगा। इसका स्टेटमेंट क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसी स्टेटमेंट का उल्टा करते हैं। यहाँ पे लिखा है हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या कह रहा है कि जितना प्राइस ज्यादा होगा, कमोडिटी का प्राइस जितना ज्यादा होगा, उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो नंबर है वो उतना ही कम होगा। एंड अगर प्राइसेस, उसी कमोडिटी का प्राइसेस जितना कम होगा, उसके क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे, ज्यादा डिमांड होगा। अब हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस और उसका डिमांड ये इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स रिलेशनशिप क्यों? जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, जब प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। मतलब उल्टा बिहेव कर रहे हैं, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। यही इनवर्स रिलेशनशिप को स्टडी करता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन जैसे ही हमने देखा स्टेटमेंट, ये शुरू हुआ ये 3 वर्ड से, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है कि हम कुछ चीजों को सेम रखने वाले हैं, उसको चेंज नहीं करने वाले हैं। कुछ चीजों को सेम रखना मतलब हम अज्यूम करेंगे कि कुछ चीजें सेम रहने वाली है, जो हम पढ़ेंगे एजम्पशंस के अंदर। विल कम टू दैट लेटर। सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब होता है अजम्पशंस। हम कुछ चीजों को कांस्टेंट रखने वाले हैं, नहीं बदलने वाले हैं। अगर वो चीजें कांस्टेंट होंगी तो ही ये लॉ ऑपरेट करेगा, वरना ये लॉ काम नहीं करेगा। बिकॉज द स्टेटमेंट बिगिंस विद द वर्ड्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं ये स्टेटमेंट को। इसमें क्या लिखा है? प्राइस जितना ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड उतना कम, प्राइस जितना कम क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही ज्यादा। अब एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ पोटैटोज। ओके, सो सपोज अगर पोटैटोज का प्राइस है 30 रुपीज केजी, तो लेट्स से कोई एक फैमिली है जो एक हफ्ते में 3 kg पोटैटो कंज्यूम करती है या डिमांड करती है। सो 30 रुपीज के प्राइस पर 3 kg का डिमांड है। लेकिन अगर पोटैटोज महंगे हो गए, आपने नोटिस किया होगा जब भी अनियंस या टमेटोज या ये वेजिटेबल्स जब महंगे हो जाते हैं बड़ा ही हल्ला मचता है और लोग उसका कंजम्पशन कम करने लगते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ गया 30 रुपीज पर केजी से प्राइस अगर 40 रुपीज केजी हो गया, तो जाहिर सी बात है जिनका बजट गड़बड़ हो रहा है तो वो थोड़ा सा कम कंज्यूम करेंगे। 3 kg के बदले अब हफ्ते में सिर्फ 2 kg कंज्यूम करेंगे। अगर इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ गया, लेट्स से 50 रुपीज पर केजी हो गए अगर पोटैटोज, तो हो सकता है 2 किलो के बदले अब हफ्ते में सिर्फ 1 किलो कंज्यूम हो रहा है, यानी और कम हो गया। तो आपने क्या देखा, जब जब प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम होती जा रही है। अब इसका उल्टा देखते हैं। 30 रुपीज की प्राइस पर 3 kg का डिमांड है। अगर सपोज प्राइस कम हो गया, 30 रुपीज से आ गए 20 रुपए पे, तो अब जो है कंजम्पशन क्या हो गया, 3 kg से बढ़ गया 4 kg पर।
तो कंजम्पशन बढ़ गया, प्राइस कम हुआ, कंजम्पशन बढ़ गया 3 kg से, अब वो फैमिली 4 kg परचेज कर रही है। अब अगर प्राइस और कम हो गए, लेट्स से 20 से 10 रुपीज पर केजी पे मिल गए, अब तो सब्जी की जगह पापड़ भी बनेंगे, चिप्स भी बनेंगे पटेटोज के, राइट। सो इसका मतलब डिमांड और बढ़ जाएगा। तो अब 10 रुपीज पर वही फैमिली जो 3 kg परचेज करती थी, अब 10 रुपीज यानी फॉल इन द प्राइस लीड्स टू इंक्रीज या राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसने कितना परचेज किया, 5 kg। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। सो इनवर्स रिलेशनशिप समझ में आ गया। अगर इस पर्टिकुलर टेबल को हम क्या कहते हैं, हम उसको बुलाते हैं डिमांड शेड्यूल। सो जो टेबल में बेसिकली शेड्यूल क्या है, टेबल है, क्या लिखा होता है उसमें, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसका क्वांटिटी डिमांडेड जिस शेड्यूल में दिया होगा उसको हम कहेंगे डिमांड शेड्यूल। अभी इसी शेड्यूल को अगर हमें प्लॉट करना होगा, ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 10 रुपीज के प्राइस पर 5 kg, हमारे y एक्सिस पे हमने लिखा है प्राइस ऑफ कमोडिटी x एंड हमने x एक्सिस पे दिया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इन केजीज। सो 10 रुपीज पर कितना है, 5 kg, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, यस 10 रुपीज 5 kg, ये यहाँ पे आ गया। 20 रुपीज पे कितना है, 4 kg, सो ये है 20, ये है 4, यस 20 रुपीज पे ये आ गया 4 kg। नेक्स्ट 30 रुपीज पे 3 kgs, 30 रुपीज 3 kgs, yes, and 42 kgs, 50 रुपीज पे 1 kg। जब ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो हमको मिल गया ये है हमारा डिमांड कर्व। सो डिमांड शेड्यूल में जो पॉइंट्स दिए थे, जो इंफॉर्मेशन दिया था, जब हमने उसको एक ग्राफ पे प्लॉट किया तो जो कर्व मिला हमको उसको हम कहेंगे डिमांड कर्व। अच्छा, ये कैसे दिख रहा है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। तो अगर डिमांड कर्व का फीचर बताना हो तो डिमांड कर्व का फीचर क्या है, कैसे दिखता है डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो एक्स एक्सिस पे अगर देखते हो, ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट टू राइट ये नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है, क्योंकि जो दो पॉइंट्स या दो वेरिएबल्स है यहाँ पे उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर सेम बिहेव कर रहे होते तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व भी एक्सेप्शन में हम देखने वाले हैं। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। शेड्यूल देख लिया, उसका ग्राफ बनाया, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिल गया। लेकिन एक बात तो हमने रह गई, हमने डिस्कस ही नहीं किया, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये जो लॉ है ये कब काम करेगा, जब कुछ चीजों को आप कांस्टेंट रखोगे। वो चीजें क्या है, हम उसको अजम्पशंस भी बोल सकते हैं, अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन चीजों को हमें कांस्टेंट रखना है। ये कौन सी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वही सारी चीजें हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो जो जो चीजें डिमांड को अफेक्ट करती है उस कमोडिटी के प्राइस को छोड़कर बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखना होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर 30 रुपीज का जो प्राइस था, जब वो 50 पर गया तो उस फैमिली ने अपना कंजम्पशन कम कर दिया पोटैटोज का। लेकिन आप ये सोचो, अगर ये जब पोटैटोज के प्राइस बढ़ रहे थे, ऑन दी अदर हैंड अगर उस पर्टिकुलर फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर था उसका प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी भी बढ़ गई, तो क्या वो अपना पोटैटो का कंजम्पशन कम करेगा? नहीं, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी महंगे होने से, क्योंकि उसका इनकम भी बढ़ गया। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा, ऑपरेट ही नहीं करेगा अगर इनकम बढ़ गया तो, राइट। सो इसका मतलब ये है कि हमको इनकम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर ये लॉ ऑफ डिमांड को चलवाना है, ऑपरेट करवाना है, तो हमको इनकम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दूसरा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। आइडियली क्या होना चाहिए, मार्केट में अगर पोटैटोज का प्राइस बढ़ा है तो पोटैटोज का डिमांड कम होना चाहिए था, क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए था। लेकिन अब हो क्या रहा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो कंज्यूम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस तो बढ़ रहा है, आइडियली डिमांड कम होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कम होने की जगह हो सकता है डिमांड बढ़ने लगे। सो साइज ऑफ द पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी अगर पेप्सी हमारा जो पी कोला है या टी कोला है, तो
उनके प्राइसेस अगर कम ज्यादा हो रहे हैं तो हमारा कॉम्पिटिटर का प्राइस अगर बढ़ता जाएगा, हमने भी प्राइस बढ़ाया, तो लोग सोचेंगे यार हमारा प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनके लोग भी हमारा ही प्रोडक्ट आकर खरीद रहे हैं। मतलब हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड कम होने के बदले बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर ने हमसे भी ज्यादा बढ़ा दिया प्राइस। सो इसका मतलब रिलेटेड गुड्स के प्राइस को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। आइडियली क्या होना चाहिए था? जब पोटैटोज के प्राइस बढ़ रहे थे, क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए था। लेकिन अगर हमने कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है कि अब बारिश होने वाली है, पोटैटोज और महंगे होने वाले हैं, 50 रुपए किलो के बदले 100 रुपए किलो होने वाले हैं पोटैटोज, तो आप लोग क्या करेंगे? प्राइसेस बढ़ते वक्त कम क्वांटिटी परचेज करने के बदले हो सकता है वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब अगर लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट करना है तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, न्यूट्रल रखना पड़ेगा। टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। अब ये प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है, इन द मीन टाइम अगर किसी ने बोल दिया कि पोटैटोज से कोई बीमारी हो रही है या पोटैटोज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, ऐसा कोई बड़ा न्यूज आ गया, तो लोग क्या है, पोटैटोज फ्री में भी बिकने लगेंगे, तब भी लोग पोटैटोज परचेज नहीं करेंगे। कुछ टाइम पहले नूडल्स को लेकर इस तरह की अफवाह थी, सच थी, जो भी था, तो लोग कह रहे थे इट वाज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो सडनली क्या हुआ? नूडल्स के सेल्स में गिरावट देखी गई, जबकि नूडल्स सस्ते किए गए थे। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। सपोज कार्स की प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो आइडियली क्या होना चाहिए? प्राइसेस कम होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ना चाहिए, तो लोगों ने ज्यादा कार्स खरीदने चाहिए। बट अगर इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने कार्स पर लगने वाले जो टैक्सेस है उसको बढ़ा दिए, क्योंकि वो एक लग्जरी कमोडिटी है, गवर्नमेंट को ज्यादा फंड्स की जरूरत है, तो उन्होंने कार्स पर लगने वाले टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसका मतलब हमको लॉ ऑफ डिमांड का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी ने तो प्राइस कम कर दिया लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, तो काम नहीं करेगा लॉ ऑफ डिमांड। इसीलिए ये सारे जो फीचर्स है जो एक्चुअली डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेटिव बनाने के लिए हमें ये सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना होगा। ये कौन कहता है? ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड का पहला स्टेटमेंट कहता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सो दीज वर द अजम्पशंस। अब हमने तो एग्जाम्पल लिया पोटैटो का, क्या हर कमोडिटी के साथ ये पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमांड बराबर काम करेगा या अप्लाई करेगा? आंसर इज नो। देर आर सम एक्सेप्शंस। मतलब अब एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे या सिचुएशंस देखेंगे जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस या गुड्स जिन पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। एक चीज ध्यान में रखनी है, लॉ ऑफ डिमांड है क्या? प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए, प्राइस कम होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं कौन से ऐसे गुड्स या सिचुएशंस है जहां पर ये पर्टिकुलर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। पहला वाला एग्जाम्पल है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स क्या है? वो गुड्स जो दिखावे के लिए लिए जाते हैं। तो जो लग्जरी कार्स है, आपने नोटिस किया होगा, लग्जरी कार्स है या डायमंड्स है या एक्सपेंसिव वॉचेस है, इनके डिमांड जो है वो प्राइस से अफेक्ट नहीं होते। इनफैक्ट अगर सपोज डायमंड के प्राइसेस बढ़ जाए तो क्या उसका डिमांड सडनली कम हो जाएगा? आंसर इज नो। वो सारी चीज जो है वो महंगी है, इसीलिए उनकी डिमांड है। अब अगर कोई डायमंड नेकलेस पहनता है तो 4 लोग उसको देख रहे हैं। देख क्यों रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, राइट? कुछ लग्जरी कार्स है, जब कोई भी कार जस्ट ऑन द रोड लेट्स से कोई भी गाड़ी जा रही है तो क्या आप हर गाड़ी को मुड़कर देखते हैं? नहीं, लोग उन्हीं गाड़ी को मुड़कर देखते हैं जो एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो रास्ते पर देखने में कम मिलती है। तो प्रेस्टीज गुड्स वो सारे गुड्स है जो महंगे हैं, इसीलिए उनका डिमांड है। तो इसका मतलब वो थोड़े और महंगे हो जाएंगे तो क्या लोग उसको खरीदना कम कर देंगे? नहीं, वो गुड्स की डिमांड ही इसीलिए है क्योंकि वो महंगे हैं। वो कोई प्रेस्टीज, एक स्नॉब अपील देते हैं जो कस्टमर्स उनको बाय करते हैं उन्हें। दूसरा है स्पेक्यूलेशन। दिस इज सिमिलर टू एक्सपेक्टेशन। अगर हम फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा अगर फ्यूचर में हम पोटैटोज का प्राइस बढ़ने वाला ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम अभी करंटली इवन इफ पोटैटो का प्राइस बढ़ रहा हो, डिमांड कम करने के बदले हम और ज्यादा परचेज करते चलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट में जो है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, हम अभी सस्ते में खरीद कर बाद में महंगे में सेल करेंगे। इसको हम कहते हैं स्पेक्यूलेशन। सो ये एक्सेप्शन हुआ। नेक्स्ट, ब्रांडेड गुड्स, या फिर इसको हम प्राइस इल्यूजन भी कहते हैं।
एक कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी होती है, एक सेक्शन है कंज्यूमर्स का जो बिलीव करता है कि महंगी चीजें ही ज्यादा अच्छी और ज्यादा सेफ होती है। आजकल काफी ट्रेंड है ब्रांडेड गुड्स का। सो आप नोटिस करोगे रेडीमेड गारमेंट्स में एक जीन्स है जो आपको 500 रुपए में भी मिल जाएगी, और उसी तरह की मिलती जुलती जीन्स आपको 5 से 10,000 रुपए में भी मिल जाएगी। अब दोनों काम पर्पस एक ही सर्व हो रहा है, कपड़े हैं, यस, डेनिम की जीन्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे कुछ मार्क होगा, कुछ लोगो होगा, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने बनाई हुई जीन्स है, इसीलिए हम उसी चीज को 5 से 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है, जबकि उसी का सब्स्टिट्यूट आपको 500 रुपए में भी मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों है? 10 टाइम्स या 20 टाइम्स ज्यादा प्राइस हम देने के लिए क्यों तैयार है? प्राइस इल्यूजन। ये इल्यूजन क्या है? लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन है कि जो चीज महंगी है वो अच्छी है। स्पेशली बेबी प्रोडक्ट्स को लेकर भी ये चीज होती है। बेबी प्रोडक्ट्स के लिए जितना ज्यादा एक्सपेंसिव है उतना हमारी बच्चों के लिए सेफ होगा, ये सोचकर पेरेंट्स ज्यादा महंगी चीजें खरीदते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इल्यूजन। सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। वो कितना भी महंगा करते जाए अपने प्रोडक्ट्स को, हम सोचेंगे यस यस बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा होगा, सोचकर कंज्यूमर बाय करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। अब पोटैटोज की प्राइस के हिसाब से ये जो हमारी फैमिली थी वो बाइंग कम या ज्यादा कर रही थी, लेकिन अगर इस फैमिली को प्राइस चेंज के बारे में पता ही ना हो तो क्या लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा? नहीं करेगा। विच मीन्स इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब नहीं होना। तो फैमिली को अगर प्राइस चेंज के बारे में पता ही ना हो तो हो सकता है वो सेम क्वांटिटी परचेज करे। नेक्स्ट, हैबिचुअल गुड्स या एडिक्शन। अब अगर किसी को किसी चीज की लत लग गई हो तो वो चीज कितनी भी महंगी हो, लोग उसको परचेज करते ही चले जाएंगे, उसका डिमांड कम नहीं होगा। एग्जाम्पल, अल्कोहल। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अल्कोहल पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं, प्राइसेस बढ़ाते जाते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आइडियली होना क्या चाहिए? प्राइसेस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हाई? बिकॉज दोज गुड्स आर हैबिचुअल गुड्स। जिनको एडिक्शन है, महंगी हो सस्ती हो जैसी भी हो, उनको कंज्यूम करना ही होता है। तो वो एक एक्सेप्शन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। हमारा लास्ट एक्सेप्शन है गिफिन्स गुड्स। गिफिन्स गुड्स या इस कंसेप्ट को हम गिफिन्स पैराडॉक्स भी कहते हैं। हमारे जो सर रॉबर्ट गिफिन थे, उन्होंने एक स्टडी किया था इंग्लैंड में। जो लेबरर्स है उनका स्टडी किया। अब होता ऐसा था कि इस स्टडी में 2 आइटम्स लिए गए हैं, मीट एंड ब्रेड। अब जो लेबरर्स थे उनके पास लिमिटेड पैसा होता था, लिमिटेड अमाउंट होता था पैसा। अब उन पैसों में उनको पूरी फैमिली का पेट भरना है, राइट? तो अब हुआ ऐसे कि वो लोग ब्रेड ज्यादा परचेज करते थे और मीट जो है वो कम परचेज करते थे। क्यों? ऑब्वियसली मीट महंगा होगा और ब्रेड सस्ता है। मीट महंगा है और ब्रेड सस्ता है, इसीलिए मीट ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते, ब्रेड ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते थे और मीट जो है कम क्वांटिटी में परचेज करते थे। क्यों? उनके डेली बजट में उतना ही फिट होता था। अब आप सोचिए, अगर लेट्स से किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास 100 रुपए का बजट है, 100 रुपए का बजट है, और हम मीट्स के यूनिट्स रखते हैं, यूनिट्स ऑफ ब्रेड एंड यूनिट्स ऑफ मीट। अगर मीट का एक यूनिट लेट्स से 20 रुपए पर यूनिट है और ब्रेड जो है वो 5 रुपीज पर यूनिट है, ब्रेड 5 रुपीज पर यूनिट है और मीट जो है लेट्स से 20 रुपीज पर यूनिट है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, और बड़ी सी फैमिली है और पूरी फैमिली के पेट भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। तो अब सपोज ये पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, लेट्स से पूरे 80 रुपीज का ब्रेड खरीदता है और सिर्फ 20 रुपए का मीट खरीद रहा है। क्यों? बिकॉज उसको वो उतना ही अफोर्ड कर सकता है, इससे ज्यादा पैसे है नहीं, और इससे कम अगर ब्रेड परचेज किया तो सबका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि मीट का एक यूनिट 20 रुपए में मिल गया। यस, एक और यूनिट, अगर एक और पैकेट खरीदना है मीट का तो उसको पूरे 20 रुपए लगेंगे, और अगर 20 रुपए यहाँ मीट में लगा दिए तो 60 रुपए का ब्रेड सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज ब्रेड बहुत ही सस्ता हो गया, 1 रुपए पर यूनिट पे हो गया, तो अब वो क्या करेगा? इसका मतलब क्या वो ज्यादा ब्रेड खरीदेगा? नहीं, इनफैक्ट अब वो क्या करेगा, ब्रेड में से जो बचे हुए पैसे हैं वो शिफ्ट करेगा मीट के लिए, क्योंकि वो और उसकी फैमिली सबको मीट खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो सुपीरियर कमोडिटी है। अगर हम ये 2 कमोडिटी को कंपेयर करें तो मीट हमारा क्या है? सुपीरियर कमोडिटी है, और जो ब्रेड है वो इंफीरियर कमोडिटी है।
उन लेबरर्स को अगर ऑप्शन दिया जाता कि आप ब्रेड ज्यादा खाना चाहते हो या मीट ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो, ऑब्वियसली दे वुड से मीट। इसका मतलब मीट सुपीरियर कमोडिटी हुआ और ब्रेड इंफीरियर कमोडिटी हुआ। तो जैसे ही ब्रेड सस्ता हुआ, ब्रेड ज्यादा खरीदने के बदले ब्रेड से बचे हुए पैसे कहां पे परचेज करने में लगा रहे थे वो लेबरर्स? मीट परचेज करने में लगा रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इंफीरियर कमोडिटी है इन पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि जब प्राइस, ये कमोडिटी के प्राइस कम हुए, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ने की बजाय कम हो गए। अब लोग ब्रेड कम कंज्यूम कर रहे हैं और जो पैसे बच गए उससे वो लोग मीट कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो स्टडी किया सर रॉबर्ट गिफिन ने, उनकी स्टडी को हम कहते हैं गिफिन्स पैराडॉक्स। और ये जो इंफीरियर गुड्स है इनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ उल्टा रहेगा। ये जो हमारा डिमांड कर्व है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। कैसे? अगर कमोडिटी की प्राइस 10 थी, यस, और 10 रुपए, 20 रुपए, लेट्स से 30 एंड 40, अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड भी ऐसा ही रहेगा। जब 10 रुपए थी तो एक कमोडिटी, 20 पर 2, 30 पर 3 एंड 40 पर 4। अब अज्यूम करते हैं 30 रुपीज जब प्राइस थी तो 3 कमोडिटी परचेज करते थे, 3 यूनिट्स परचेज करते थे। जैसे ही प्राइस कम हो गई, 20 रुपए पे आ गई, तो 10 रुपए सेव कर रहे हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए, जब 30 रुपए से 20 रुपए पर प्राइस आता है तो 3 यूनिट्स के बदले ज्यादा यूनिट्स, इस तरफ जाना चाहिए था, ज्यादा यूनिट्स परचेज करने चाहिए थे। लेकिन क्या कर रहे हैं, इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम करके हम सुपीरियर गुड्स परचेज करेंगे और इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम कर दिया, 3 के बदले सिर्फ 2 यूनिट। यस, और प्राइस कम हो गया 10 रुपए, तो 2 के बदले सिर्फ 1 यूनिट, हम यहां आ गए। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड का जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिल गया। ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है, गिफिन्स पैराडॉक्स वाला डिमांड कर्व है। सो इंफीरियर गुड्स है या गिफिन्स गुड्स है, उनका जो डिमांड होगा वो क्या है, डिमांड कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप वाला है? गिफिन्स गुड्स का जो डिमांड है उसके प्राइस के साथ इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसीलिए वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। सो दीज वर द एक्सेप्शंस: प्रेस्टीज गुड्स, स्पेक्यूलेशन, ब्रांडेड गुड्स या प्राइस इल्यूजन, इग्नोरेंस, हैबिचुअल गुड्स जिन चीज की एडिक्शन लग गई हो, और गिफिन्स गुड्स। ये सारे जो गुड्स हैं इन पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। और लॉ ऑफ डिमांड काम करवाना है, ऑपरेट करवाना है, तो कुछ चीजें हमको कांस्टेंट रखनी होंगी, उसको हम कहेंगे assumptions टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो ये कंसेप्ट था लॉ ऑफ डिमांड का। कुछ और चीजें हैं डिमांड एनालिसिस में जो हमारे 3rd वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सो वो हमारे 3rd वीडियो में रहेगा। कीप अ ट्रैक ऑफ द वीडियोज दैट आई एम अपलोडिंग। So I hope आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा so that you keep getting the notifications also. So we'll come with the next video very soon. Till then, happy learning. Thank you.